कैपिटल बजटिंग, थोड़ा सा वर्ड्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल बजटिंग है क्या। एक्चुअली जब हम कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट दो एरियाज़ में होते हैं। एक फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट रहता है और एक वर्किंग असेट्स यानी कि जो करंट असेट्स रहती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट रहता है। मेनली जो डिसीशंस लेने होते हैं वो दोनों से ही रिलेटेड लेने पड़ते हैं। जो हमारी डे टू डे यानी कि करंट असेट्स रहती हैं उसमें भी हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना उनकी क्वांटिटी को रखना है, ये वहाँ पे मेंशन रहेगा। इसी तरीके से जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलने वाली होती हैं उनके भी डिसीशंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट हैं उनके डिसीशंस किस तरीके से लिए जाते हैं और उन फिक्स्ड एसेट्स के इन्वेस्टमेंट के डिसीशंस हमें कहाँ पर हेल्प करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स के जो डिसीशंस लिए जाते हैं वो कहलाते हैं कैपिटल बजटिंग। जो पर्सन का कैपिटल यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो पर्सन ने कहीं से फंड्स के रूप में अरेंज किया हुआ है, उन अरेंज्ड फंड्स को वो कहाँ से कहाँ पर स्पेंड करेगा और किस तरीके से स्पेंड करेगा, दैट इज कैपिटल बजटिंग। बजटिंग मीन्स एस्टिमेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। एंड यहाँ पर हम जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का एस्टिमेट कर रहे हैं वो कैपिटल से रिलेटेड है, एक लार्जर अमाउंट से रिलेटेड है। दैट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। इस पूरे में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बजट, देन इंपॉर्टेंस कहाँ पे ये यूज आता है, एंड टेक्निक्स जो हम कैपिटल बजटिंग के लिए मतलब जो डिसीजन लेने में हमें जो टेक्निक्स हेल्प करने वाली हैं। देन मीनिंग, सबसे पहले कैपिटल बजटिंग का मीनिंग देख लेते हैं। कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी डिटरमाइंस वेदर प्रोजेक्ट आर वर्थ परसुइंग और नॉट। जो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वेदर दैट प्रोजेक्ट विल बी फ्रूटफुल फॉर द कंपनी और नॉट। तो सबसे पहला काम उन्हें यही देखना पड़ता है और उसके लिए उन्हें वो सारे एक्सपेंडिचर्स और इनकम का एक एस्टिमेशन लगाना पड़ता है। एंड दिस इज नॉट द एक्चुअल, इट इज ऑल एस्टिमेटेड डेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटास। एस्टिमेशंस जो भी लगाएंगे वो सारे के सारे डेटास जो होंगे वो पहले से जो अवेलेबल डेटास हैं उन्हीं के बेसिस पर एस्टिमेशंस होंगे। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गिटमैन ने डेफिनेशन दी हुई है। कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, इवैल्यूएटिंग, selecting and following up on capital expenditure alternatives। capital expenditure alternatives पर्सन के सामने मशीन से रिलेटेड, हम मेनली एक मशीन को एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि एक पर्सन को मशीन में, एक बिजनेसमैन को मशीन में इन्वेस्टमेंट करना है तो मशीन के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो किस मशीन को परचेज करना है वो उस पर होने वाले एक्सपेंडिचर्स और उससे होने वाले इनकम को कंपेयर करके डिसाइड किया जाता है। क्लियर है मेरा पॉइंट? देन नीड और इंपॉर्टेंस, कैपिटल बजटिंग कहाँ कहाँ पे काम आएगा। एनालिसिस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको एक रफली आपके सामने अमाउंट आ जाता है कि आपको इस प्रोजेक्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप उसी के हिसाब से अमाउंट अरेंज कर पाए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक आपके सामने रफ एस्टिमेट प्रोवाइड कर देता है। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, सेकेंड नंबर पर आपके सामने जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उन ऑल्टरनेटिव्स में से आप एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर पाएं, उसमें भी ये हमें हेल्प करेगा। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कंपनी में कोई एक ही कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, एक ही प्रोजेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करने में भी ये टेक्निक हमें हेल्प करती है। एनालिसिस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो उनके साथ में एसोसिएटेड जितनी भी रिस्क हैं हम उन सारे रिस्क को भी यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और फर्म की सक्सेस पूरी की पूरी इसी डिसीजन पर डिपेंड करेगी। अगर आपका डिसीजन राइट डिसीजन है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, कंपनी को प्रॉफिट्स अर्न होंगे। अगर आपने डिसीजन सही नहीं लिया है तो उस सिचुएशन में लॉसेस भी हो सकते हैं। तो कंपनी की जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस पर ही डिपेंड करती है। जो मेन पार्ट है वो यही पार्ट है, यहीं से हमारा मेन डिसीजन लेना कैसे है उसी पर हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन ही है इसका, सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं ये। दो मेथड्स हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम पे बैक पीरियड की बात करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं। पर जब हम मॉडर्न मेथड्स की बात करते हैं तो यहाँ आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न
एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सबसे पहले इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है हम उस पर डिस्कस कर लेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है एंड मॉडर्न मेथड क्या है। ट्रेडिशनल मेथड के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट डज नॉट इंक्लूड टाइम वैल्यू। जो टाइम वैल्यू है ये उसको कंसिडर नहीं करता है ट्रेडिशनल मेथड, और जो मनी की वैल्यू में जो चेंज आया है ये उसको भी कंसिडर नहीं करता है। नाइदर इट कंसिडर्स रिस्क। तो तीन चीजों को हमारा ट्रेडिशनल मेथड कंसिडर नहीं कर रहा है। एक तो टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहा है, सेकंड मनी की जो वैल्यू चेंज हो जाती है ओवर टाइम उस वैल्यू को भी ये मेथड कंसिडर नहीं कर रहा है, एंड थर्ड नंबर पर जो ट्रेडिशनल मेथड है इट डज नॉट कंसिडर्स द रिस्क। जो रिस्क एसोसिएटेड है ये उसको भी कंसिडर नहीं करता है। इन्हीं तीनों चीजों को मॉडर्न मेथड ने कवर अप कर लिया है और वहीं पर हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। पे बैक पीरियड, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें ये सारे मेंशन्ड हैं तो हम वन बाय वन उसके बारे में बात करेंगे। पे बैक पीरियड, इसमें हम प्रपोजल पर हमें कितना स्पेंड करना है हम उसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, एंड हमें जो प्रपोजल है या जो प्रोजेक्ट है वो ईयरली कितना अर्न करके देखे प्रोवाइड करेगा उसकी अर्निंग भी देख लेंगे। यानी कि हम यहाँ पर दो चीजों को कंसिडर कर रहे हैं। वन इज कैश इनफ्लो, जो मशीन हमें अर्न करके देगी दैट इज कैश इनफ्लो, और जो हम मशीन पर स्पेंड करेंगे दैट इज कैश आउटफ्लो। फॉर्मूला है इसका नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द कैश आउटफ्लो। हमने उस मशीन को लगाने के लिए जो भी अमाउंट हमने खर्च किया है दैट इज कैश आउटफ्लो, और कैश फ्लो जो है वो कैश इनफ्लो को बता रहा है एनुअल इनकम अर्न्ड फ्रॉम दैट मशीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने मशीन पर स्पेंड किए 10 लाख रुपीस और मशीन हमें 1 लाख रुपीस हर साल अर्न करके दे रही है, तो मशीन अपनी वैल्यू को कितने साल में अर्न करके दे रही है? 10 साल में। तो उसका पे बैक पीरियड जो हो गया वो कितना हो गया? 10 ईयर्स। आ रही है बात समझ में? जब हम बात करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे एक वर्ड है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट से रिलेटेड है कि हमें उस मशीन को परचेज करने के साथ साथ उसके इंस्टॉलेशन वगैरह में अगर कुछ एक्सपेंडिचर्स करने पड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उन पर्सन्स को अगर हमें कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ रही है और उस पर अगर हमें कुछ खर्चा करना पड़ रहा है तो वो सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। और वहीं पर अगर कोई मशीन हमारी कुछ सेविंग्स कर देती हैं, जैसे हम मशीन को लगाते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस हमें देना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं सपोज, है ना, तो जब बैंक कंप्यूटराइज्ड होंगी तो अपने एम्प्लॉइज को उसे कंप्यूटर को यूज करना ट्रेनिंग सिखानी पड़ेगी, तो उसे अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग सेंटर्स पर भेजना पड़ेगा और उस पर उसको खर्चा करना पड़ेगा। सेकंड, उसको कंप्यूटर्स अपने यहाँ पर लगाने के लिए उसके इंस्टॉलेशंस के लिए उसको कुछ अलग से फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एक रूम जैसे कंप्यूटर्स के लिए कूलर्स वगैरह नहीं प्रॉपर रहते हैं तो उसे एसी वगैरह उसके लिए, तो ये सारा एक्सपेंडिचर उसमें ऐड हो जाएगा। पर वहीं पर अगर उन कंप्यूटर्स को लगाने के कारण कुछ लेबर कम हो रही है, अब कंप्यूटर्स वर्क इजी कर देंगे और हमें लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर सारा ऐड कर देंगे और जो लेबर की रिक्वायरमेंट के कारण हमारी सेविंग्स हो रही हैं हम उन सेविंग्स को लेस कर देंगे, तब हमारे पास में आएगी नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि नहीं? क्लियर है? फिर नेट इन्वेस्टमेंट के बाद में हम उसे डिवाइड कर देंगे कैश फ्लो से। कैश फ्लो कौन सा? कैश इनफ्लो। अब इसके कारण हमारी वर्किंग कितनी फास्ट हो रही है या हमारी कितने एक्सपेंडिचर्स, मतलब ये मशीन या ये जो कंप्यूटर्स हैं ये हमें कितना इनकम अर्न करने में हेल्प करेगा। जैसे हम ब्रांचेस एक्सपांड कर सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो उसके कारण जो हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी दैट इज कैश इनफ्लो। तो उससे हम पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? अब हमारे सामने मान लेते हैं 10 प्रोजेक्ट्स हैं, उस 10 प्रोजेक्ट्स में से सबसे कम पे बैक पीरियड जिसका होगा हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो दिस इज द मेथड पे बैक पीरियड मेथड, जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक प्रोजेक्ट अपनी खुद की एक्सपेंडिचर्स को कितने टाइम पीरियड में कवर कर लेता है। क्लियर? इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स हैं, द यूज ऑफ मेथड इज क्वाइट सिंपल, बहुत इजीली समझ में आ जाता है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज फर्म्स विच आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। जनरली हमें अगर क्विक डिसीजन लेना है, अभी एकदम से हमें
हमारे पास में इतना टाइम पीरियड नहीं है कि हम एनालाइज कर पाएं, हम सिचुएशंस को स्टडी कर पाएं, उतना टाइम पीरियड नहीं है। तो सबसे इजी मेथड और सबसे सिंपल मेथड जो हमारे सामने होता है वो यही मेथड होता है जिसके अंदर हम पे बैक पीरियड को फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दिस मेथड प्रोजेक्ट of shorter duration are selected, therefore there is less risk। बहुत ही कम पीरियड में हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं जो कम ड्यूरेशन में अपने एक्सपेंडिचर को कवर कर रहा है। तो रिस्क उस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए ही रहेगी, उसके बाद के टाइम पीरियड के लिए नहीं रहेगी। डीमेरिट्स, दिस मेथड इज नॉट एन एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान। अब हम ये जो हमने बात की है यहाँ पर कि वो इनकम हमें कितना अर्न करके देगी और वो कितने ड्यूरेशन तक देगी, तो यहाँ पर वी आर नॉट सेइंग इट एग्जैक्टली। हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि ये इतना ही अमाउंट हमें अर्न करके देगी। हो सकता है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको अप्लाई करें तब इनकम कम हो सकता है कि इनकम ज्यादा हो, पे बैक पीरियड में चेंज। क्लियर? देन ये जो डीमेरिट है, ये डीमेरिट कवर हो जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड के थ्रू। हमने देखा है कि ट्रेडिशनल मेथड्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मॉडर्न मेथड ने कवर किया है। दिस मेथड ऑल्सो फेल्स टू कंसिडर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच एन इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू फेच इनकम। अब यहाँ पर जो पर्सन है वो बॉदर्ड है सिर्फ और सिर्फ मशीन अपने एक्सपेंसेस को कितने टाइम पीरियड में कवर कर रही है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि मशीन कितने लाइफ लॉन्ग तक इनकम अर्न करके देगी। जैसे हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक मशीन जो है वो 10 लाख रुपीस की मशीन है, 10 साल तक इनकम अर्न करके देगी। दूसरी मशीन है उसकी भी 10 लाख रुपीस ही है पर वो 15 साल तक हमें इनकम अर्न करके देगी। दोनों का कैश इनफ्लो, जो फर्स्ट वाली मशीन है उसका कैश इनफ्लो 80,000 उसका कैश इनफ्लो 1 लाख रुपीस आता है। सेकेंड जो मशीन है उसका कैश इनफ्लो आता है 80,000 रुपीस। अगर हम देखेंगे तो उसका पे बैक पीरियड, जब हम बात करेंगे 80,000 रुपीस जो मशीन अर्न करके दे रही है उसका पे बैक पीरियड ज्यादा लंबा रहेगा। वहीं पर जिसके 1 लाख जो इनकम अर्न करके दे रही है उसका पे बैक पीरियड कम रहेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब हमने क्या किया, जिसकी लाइफ 10 इयर्स तक की थी हमने उसको सेलेक्ट कर लिया क्योंकि उसका पे बैक पीरियड हमारे सामने कम आ रहा था। पर पोस्ट पे बैक पीरियड को हमने अर्न के रूप में कंसिडर नहीं किया। जो हमारी सेकेंड मशीन है वो हमें 15 साल तक इनकम अर्न करके देगी पर पहली वाली मशीन हमें सिर्फ 10 साल तक इनकम अर्न करके देगी। तो वो जो रिमेनिंग 5 इयर्स है हमने उसको यहां पर कंसिडर नहीं किया है। क्लियर? आया समझ में? कीबोर्ड यूज करके बता। क्लियर? ओके फाइन। तो इट इग्नोर्स कैश इनफ्लो बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। सेकेंड, फर्स्ट मैथड जो था वो था पे बैक पीरियड मैथड। क्लियर है वो वाला मैथड? नेक्स्ट मैथड आ जाता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैथड। इसी का एक और नाम भी है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैथड। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैथड में जैसे कुछ मशीन्स होती हैं जिनका कैश इनफ्लो रेगुलर नहीं होता है। रेगुलर से मतलब है कि उनको हमेशा सेम अमाउंट नहीं मिल रहा है। जैसे पहले साल में मशीन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, जैसे हम लोग व्हीकल्स परचेज करते हैं तो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर उनका माइलेज कम होता है एकदम स्टार्टिंग में, फिर 1 या 2 साल जब हम उसकी फर्स्ट 2-3 सर्विसेज करवा लेते हैं फिर माइलेज अच्छा देती है, फिर वापस लेटर एज में फिर से उनका माइलेज डाउन चला जाता है। तो इसी तरीके से ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इरेग्युलर इनकम रहता है, इरेग्युलर इनफ्लो रहता है, उसमें हम एवरेज इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं कि मशीन हमें कितना इनकम ऑन एन एवरेज बेसिस पर अर्न करके देगी। एंड देन एवरेज इन्वेस्टमेंट, और उन पर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी दोनों एवरेज बेसिस पर ले लिए जाते हैं। क्लियर है? और एवरेज इनफ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया गया है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनको एट द एंड ऑफ देयर लाइफ हम जब मार्केट में सेल करते हैं, जिसको हम रद्दी के भाव पर बोल रहे हैं, तो वो उससे हमें कुछ रिटर्न्स वापस मिल जाते हैं, तो दैट इज स्क्रैप वैल्यू। तो उस इन्वेस्टमेंट में से हम उस स्क्रैप वैल्यू को भी डिडक्ट कर देंगे। क्लियर? क्लियर है ये? नेक्स्ट मैथड, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। इट कैन बी रेडिली कैलकुलेटेड यूजिंग द अकाउंटिंग डेटा। हाँ,
पे बैक पीरियड में हम सिंपली उसको कभी भी यूज कर सकते थे, उसके लिए हमें किसी डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पर क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं, तो जब हम एवरेज की बात करें यानी कि हमें कुछ ना कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी, अलग अलग ईयर्स में इनकम कितनी अर्न हो रही है, तो वो अकाउंटिंग डेटा के बिना हम इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, इट यूजेस द एंटायर स्ट्रीम ऑफ इनकम्स इन कैलकुलेटिंग द अकाउंटिंग रेट। जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं ये उन सबको इंक्लूड कर देगा। This method will distinguish accurately between investments where the timing of saving is approximately same. ये मेथड सबसे अप्रोप्रिएट कहाँ है? जब हमने पे बैक पीरियड की बात की थी तो अगर हमें क्विक डिसीजंस लेने हैं तब हम पे बैक पीरियड मेथड को अडॉप्ट कर रहे थे। ये मेथड कब हम यूज में लेंगे? जब हमें एक ही टाइम में 2-3 जगह पर इन्वेस्टमेंट करने हैं, एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली मोर देन 1 प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन, तो उस टाइम पीरियड में हमें ये देखना पड़ेगा कि इन सब से हमें कितनी इनकम अर्न होने वाली है और इन सब पर हमारा कितना एक्सपेंडिचर्स होने वाला है, और उसके बेसिस पर जब हमें डिसीजन लेना होता है तब हम एवरेज अकाउंटिंग के बेसिस पर डिसीजन लेंगे। क्लियर है? डीमेरिट्स, इट यूजेस अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉट कैश फ्लो इन अप्रेजिंग दी प्रोजेक्ट्स। अकाउंटिंग को यूज कर रहा है पर प्रॉफिट कितना अर्न करके देगी ये उसके बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ टोटल मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इनफ्लोज, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। प्रॉफिट्स न पे बैक पीरियड ने बताया और ना ही एवरेज अकाउंटिंग मेथड बताता है। इट डज नॉट अलाउ फॉर द फैक्ट दैट द प्रॉफिट कैन बी री इन्वेस्टेड। अब बहुत बार हम लोग जो प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट्स को वापस री इन्वेस्ट करता है, तो ये उसको भी इग्नोर कर रहा है, इस मेथड ने उसको भी कंसिडर नहीं किया हुआ है। इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू अभी हम लोग आगे पूरा डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू को ही, क्योंकि अब पूरा जो पोर्शन आने वाला है वो टाइम वैल्यू से रिलेटेड ही आएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है और एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड होता है। ये 2 मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो मनी की वैल्यू चेंज हो गई है बीइंग टाइम पीरियड, जैसे आज मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करती हूँ, क्या 10 साल बाद का 1 लाख रुपया और आज का 1 लाख रुपया बराबर होगा? ड्यू टू इन्फ्लेशन, अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर कर लें तो 1 लाख रुपीज जो हमने आज इन्वेस्ट किया है वो बहुत ज्यादा अमाउंट का होता है, जबकि अगर मैं 10 साल बाद के 1 लाख रुपए की बात करती हूँ। क्लियर है ये? तो ये उस टाइम वैल्यू को यहां पर कंसिडर कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट। क्या बोलेंगे हम उसको? डिस्काउंटिंग रेट। ये अलग अलग रेट्स जो होती हैं वो अवेलेबल हैं चार्ट्स के अंदर। इसके लिए एक चार्ट आता है जिसमें दिया हुआ होता है कि 10% डिस्काउंटिंग रेट कितनी रहेगी, 20%, 15%, 12%, 11%, और उसी के बेसिस पर हम उन रेट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो भी कैश इनफ्लो हो रहा है, जैसे हमने जो एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो ले रखा है, मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया था कि 10 लाख रुपीज की मशीन है, 1 लाख रुपीज हमें वो हर साल अर्न करके दे रही है, तो 1 लाख रुपीज जो फर्स्ट ईयर में अर्न करके दिया, अगर 10% डिस्काउंटिंग रेट है तो अराउंड वो 0.9 के अराउंड हो जाएगा। अगर सेकेंड ईयर में अर्न करके देंगे तो वो 0.8 के बराबर हो जाएगा। थर्ड ईयर में अगर हम पहुंचेंगे तो 0.6 के बराबर हो जाएगा। तो हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन वी गेट दी अकाउंटिंग रेट्स। क्लियर? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब इसमें हमने क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू, हमने जो इनफ्लोज है उनको प्रेजेंट वैल्यू पर कन्वर्ट किया, उनको सारा टोटल किया और फिर उसमें से हमारा जो कैश आउटफ्लो था उसको डिडक्ट कर दिया। क्लियर? तो ये हमें ओरिजिनल प्रॉफिट बता देगा। अगर इस सिचुएशन में अगर हमारा आंसर 0 भी आ रहा है देन ऑल्सो वी रिकमेंड दैट प्रोजेक्ट। क्लियर? मान लेते हैं हमारे सामने 5 प्रोजेक्ट्स हैं, 5 प्रोजेक्ट्स में से 4 नेगेटिव में जा रहे हैं पर एक 0 आंसर आ रहा है, तो 0 में भी हम कुछ ना कुछ इनकम जरूर अर्न करते हैं। पॉजिटिव है तो दैट इज द बेस्ट, बट 0 इज ऑल्सो नॉट डीसेलेक्टेड, 0 को हमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिट्स, इट रिकॉग्नाइजेस द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, जो टाइम के साथ में मनी की वैल्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं ये उन टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है। इट कंसिडर्स ऑल कैश फ्लोज ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। न तो पे बैक पीरियड ने सारी की सारी पूरी एंटायर लाइफ को कंसिडर किया था और अकाउंटिंग ने भी सिर्फ जो अकाउंट्स में मेंशन्ड है उन्हीं को कंसिडर कर रहा है। अकाउंट्स के बियॉन्ड अगर किसी भी तरह की कोई इनकम अर्न हो रही है तो वो उसको कंसिडर नहीं कर रहा है, पर ये लाइफ लॉन्ग जो भी इनकम अर्न करके देगी मशीन, ये सारी की सारी उसको कंसिडर करता है।
इट इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द ओनर्स। इसका सारा मोटिव जो होता है वो पूरा का पूरा ओनर के तरफ ही रहता है कि ओनर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू को भी इसने कंसिडर किया हुआ है। इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू यूज, थोड़ा सा अपने टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, स्टैटिस्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। इट मे नॉट गिव सैटिस्फैक्टरी आंसर व्हेन द प्रोजेक्ट बीइंग कंपेयर्ड इन्वॉल्व डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब एक ही प्रोजेक्ट में हमें अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग टाइम पर इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं, तो उस टाइम पर ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। जैसे हमें फर्स्ट ईयर में कुछ चार्जेस लगाने पड़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में फिर हमें एक्सपेंडिचर्स करने पड़ रहे हैं, और थर्ड ईयर में फिर हमें एक्सपेंडिचर्स करने पड़ रहे हैं। फिर हम अगर बात करें तो 4-5 साल बाद फिर से हमें अगर एक्सपेंडिचर्स करने पड़ रहे हैं, तो अगर उस टाइप के कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। क्लियर है? चलिए, अब इसका लास्ट टॉपिक है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा अगर हम इस तरीके से फटाफट समझ लेंगे तो। चलिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैथड, लास्ट मैथड है ये IRR। इसमें जो जिसने प्रोजेक्ट दिया है करने के लिए, वो अपनी तरफ से एक रेट प्रोवाइड कर देता है कि मुझे इतनी रेट का रिटर्न चाहिए। फिर जो भी हम जिस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करने वाले हैं, जिस मशीन को हम सेलेक्ट करने वाले हैं, जो मशीन उस रेट को हमें प्रोवाइड करेगी, उसी रेट के बेसिस पर हम उसका सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो हमारे ओनर्स हैं उन्होंने बोला है कि मुझे रिटर्न 10% चाहिए, तो अब हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने का, वो उनकी उस रेट को फुलफिल करने का रहेगा कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जो 10% की रिक्वायरमेंट को हमारी फुलफिल कर पाए। यानी कि हमारा रिटर्न हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हैं तब भी हमें वो रेट्स मिल जाती हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो खुद ही हमें वो रेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, पर वो कॉस्टली आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है IRR इज इक्वल टू R1। R1 मतलब जो मिनिमम रेट है वो, देन NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसी का जो पहले वाला मेथड था उससे जो हमने कैश इनफ्लोज कैलकुलेट किए, वो सारे कैश इनफ्लोज आ जाएंगे। R2 माइनस R1 मतलब एकदम एग्जैक्ट रेट कभी भी नहीं होती है। जैसे हम ये बोलते हैं कि मुझे 10 से 15% तक चाहिए, तो 10% आपका मिनिमम रेट हो गया, 15% आपका मैक्सिमम रेट हो गया। तो R1 इज द मिनिमम यानी कि लोअर रेट हो जाएगा, एंड R2 इज द मैक्सिमम। तो हम उनके डिफरेंस के बीच के अंदर हमारा सिलेक्शन कर रहे होते हैं। NPV 1 एंड NPV 2। NPV जो ऊपर वाला NPV है वो तो हमने नॉर्मल जो कैश इनफ्लोज है वो ले लिया, मशीन का कितना कैश इनफ्लो आ रहा है। अब जो हमारी स्टिपुलेटेड या जो गिवन रेट्स हैं, उन रेट्स के बेसिस पर हम NPV लोअर रेट पर कैलकुलेट करेंगे तो NPV 1 होगा, हायर रेट पर कैलकुलेट करेंगे तो NPV 2 होगा, और उन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड करने पर हमारे पास में आंसर्स आ जाएंगे, मतलब रेट्स आ जाएंगे, और उन रेट्स को हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? म्यूचुअल फंड्स में जो रेट रिटर्न्स हैं, दैट इज नॉट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट का मतलब होता है कि कंपनी को कितनी रेट मिलने वाली है। कंपनी उनमें से अपने सारे एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेस वगैरह सब डिडक्ट कर देती है और फिर वो हमें प्रोवाइड करती है। दैट इज नॉट IRR। म्यूचुअल फंड पर जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं वो IRR नहीं है, मार्केट रिटर्न्स हैं। आपका पैसा 8% बढ़ गया, 14% बढ़ गया, 12% बढ़ गया, फिर उसके साथ एक फार्मूला दिया हुआ होता है लंबा चौड़ा, वो आज तक समझ में तो आया नहीं। हाँ, तो वो उनकी कैलकुलेशन में कुछ टेक्निक जरूर है, उसमें कैपिटल गेन वगैरह भी काउंट करते हैं, आपको पता ही नहीं। देखिए है ना, जब हम म्यूचुअल फंड्स तो वैसे एक इतना लंबा चौड़ा है कि सब अपने अपने हिसाब से उसमें कैलकुलेशंस करते हैं, पर फिर भी जब हम शेयर मार्केट्स या इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अपना ये देखना है कि हमें रिटर्न्स जो मिल रहे हैं वो बैंक रिटर्न से ज़्यादा मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हमारी इंटरनल रिटर्न रेट क्या हो जानी चाहिए, जो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, अगर मेरा रिटर्न उस बैंक रेट से ज़्यादा है तो आई शुड गो फॉर दैट, और अगर मेरा रिटर्न उससे कम आ रहा है तो आई शुड नॉट गो फॉर दैट। बात समझ में आई मैंने जो कहना चाह रही हूँ? जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट में मैंने पैसा डाला है और उस सेविंग अकाउंट पे मुझे 4% रिटर्न मिल रहा है, पर अगर मैंने शेयर मार्केट में पैसा डाला है और मुझे 5% रिटर्न मिल जाता है तो मैं लॉस में नहीं हूँ। क्लियर? पर अगर मुझे 4% से कम मिल रहा है तो फिर मैं लॉस में हूँ।
इन्फ्लेशन तो 8% के हिसाब से बढ़ रही है, तो देखिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा पैसा आइडल पड़ा हुआ है। सेविंग अकाउंट का मैंने जब बात की है तो मैंने उसको कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं है, ये वाली बात है। अब अगर मैंने अपना पैसा एफडी में डाल रखा है तो एफडी की रेट अलग हो जाएगी, तो मैं ये देखूंगी कि जहां पे मैंने अभी इन्वेस्ट कर रखा है, सेकेंड इन्वेस्टमेंट अगर मुझे उससे ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है तभी तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी, अदरवाइज नहीं। और वो हम पुराने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के बेसिस पर ही कैलकुलेट कर पाएंगे। और कुछ बस, थैंक यू। ये इसके बाद merits and demerits है। It satisfies the users in the terms of rate of return on capital, क्योंकि उसको जो यूजर है उसको पता है कि मेरा टारगेट पहले से ही फिक्स है, 10% 12% जो भी टारगेट दिया हुआ है उसी के बीच में मुझे रहना है, तो ये यूजर को सेटिस्फाई कर देता है। अनलाइक द एनपीवी मैथड, द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अ प्री कंडीशनड। एनपीवी मैथड के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर सारा का सारा इनफ्लोज हमने लिया हुआ था और सिर्फ हम उसी को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो हमने उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कि इस मशीन में अगर हम ये चेंजेस करेंगे तो हमारा रिटर्न इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, तो ये उसको भी कंसिडर कर रहा है। इट कंसिडर्स कैश फ्लो ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। दोनों एनपीवी में, दोनों में ये मैरिट थी। डीमेरिट्स हैं, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स। हाँ, इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें इसको कैलकुलेट करने में। इट मे नॉट गिव यूनिक आंसर इन ऑल सिचुएशंस। अगर हम सिचुएशंस अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग सिचुएशंस में भी हो सकता है कि इसका आंसर सेम ही आए, मतलब सिमिलर ही हमें रिजल्ट्स मिल रहे हों। तो सिचुएशंस अलग अलग होने पर ये उतने यूनिक आंसर्स नहीं प्रोवाइड करता है। इट मे यील्ड नेगेटिव रेट और मल्टीपल रेट्स अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। और बहुत बार ऐसा भी होता है, आईआरआर में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं बट स्टिल इट इज प्रॉफिटेबल, तो वो सारे उसके आसपास के सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करते हुए हमें वो देखना पड़ता है कि रिटर्न चाहे नेगेटिव भी हो रहा है, उसका आईआरआर नेगेटिव आ रहा है, बट स्टिल इट मे बी प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैथड, ये कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा हम ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें हमने इंडेक्स के बेसिस पर सारा कंसिडर किया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश बेनिफिट्स, मशीन फ्यूचर में हमें अगर कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाली है तो वो सारे फ्यूचर के डेटास ले लिए, उनका कैश इनफ्लो एनपीवी मेथड की तरह ही कैलकुलेट किया और फिर हमने यहां पर उनके रिजल्ट्स निकाल दिए। ओके, ये भी रह गया। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, सम ऑफ टर्मिनल कैश फ्लोस। इसमें मॉडिफाइड इंटरनल रेट इनफ्लो, अभी मैंने बोला था कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि नेगेटिव रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं बट स्टिल दे आर प्रॉफिटेबल, उसी के लिए ये मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। टर्मिनल से मतलब ये है कि जो चीज हमने छोड़ दिया है, ठीक है, उसको छोड़ने पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपने वर्ड सुना हुआ है एक, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे हमारे सामने दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक बहुत सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। जैसे 10 रुपीज़ है मेरे पास में और दो ऑप्शंस हैं, गोलगप्पे खाने या आइसक्रीम खानी है। अगर मैं आइसक्रीम खा रही हूँ तो मैं गोलगप्पे नहीं खा पाऊंगी, अगर मैं गोलगप्पे खा रही हूँ तो मैं आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी। तो जो मैंने छोड़ दिया दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर, कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये बात समझ में। अब जब मैं नेगेटिव रिटर्न्स की बात कर रही हूं, मान लेते हैं मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे दो में से एक प्रपोजल को सेलेक्ट करना है, नेगेटिव रिटर्न्स हैं पर दूसरे का नेगेटिव ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में मैं कम नेगेटिव वाले को सेलेक्ट कर रही हूं और नेगेटिव होते हुए भी वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो रहा है क्योंकि वो मुझे लॉस कम प्रोवाइड कर रहा है। ये उस चीज को कैलकुलेट करके मुझे देता है कि मैंने क्यों दूसरे को छोड़कर, हमें जब प्रूफ करना पड़ता है अपने बॉसेस के सामने कि वाई नेगेटिव होते हुए भी मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया, तो जो हमने छोड़ दिया है प्रोजेक्ट उसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर हम इसको लेते तो आपको इतने एक्सपेंसेस ज्यादा बेयर करने पड़ते। क्लियर, कोई डाउट? चलिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट के इनिशियल लेवल पे हमने ये कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस अप्लाई किया है ना, अब इसका कोई ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेडिशनल मेथड तो टाइम और जो कॉस्ट चेंजेस हो रहे, मनी चेंजेस है, उनको इंक्लूड ही नहीं कर रहा है।
तो क्या हम ऐसी सिचुएशन में भी फर्स्ट 2 मेथड जो थे पे बैक वाला और बिल्कुल, पे बैक पीरियड और एवरेज अकाउंटिंग मेथड आप आराम से कभी भी अप्लाई करो, ये कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप मशीन की ये देख रहे हैं कि मशीन अपनी लाइफ में इनकम हमें कब तक पूरी करके दे देगा। तो हमने ये देख लिया है कि भाई जैसे LIC होती है, तो LIC में क्या करेंगे, ये पर्सन इतना कमाकर हमें देने वाला है, इतने टाइम पीरियड में दे देगा, तो इसकी इतनी इनकम हो चुकी है। उसके बाद में वो जो भी दे रहा है वो सरप्लस है, तो हमने हमारा खर्चा तो एक बार निकाल ही लिया, तो वो हमारे लिए कभी भी नुकसानदेह नहीं होते हैं, दोनों ही मेथड्स। और ट्रेडिशनल मेथड इजी भी रहता है। और मॉडर्न मेथड तो हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया और जो मैंने इनिशियल लेवल पे कैपिटल बजटिंग से निकाला, भाई जैसे भी आपने किसी मशीन का एक एग्जांपल दिया कि 10 इयर्स में वो मुझे 1 लाख रुपीस पर ईयर अर्न करके दे रही है, वैल्यू मुझे निकाल के दे देगा मेरा एक्सपेंडिचर। हाँ, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हर साल जैसे हम 1 लाख मान के चल रहे हैं बट वो 1 लाख ना दे, बिल्कुल। तो फिर उस केस में तो मे बी पॉसिबल कि मेरा जो कैपिटल बजट में जो मैंने इनिशियल लेवल पे सोच के चला था वो इम्बैलेंस हो जाए। मतलब आप ये किस मेथड से रिलेट कर रही हैं, पहले तो आप मुझे ये बताइए, पे बैक से रिलेट कर रही हैं या IRR से रिलेट कर रही मैं हैं? वही पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये जैसे मैंने इनिशियल लेवल पे इन केस पे बैक मेथड यूज करके मैंने बना लिया है ना, जी। कैपिटल बजटिंग मैंने कर लिया, लेकिन इन केस ड्यू टू कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बजट को और हमारे प्रोजेक्ट को इफेक्ट करते हैं, हाँ। उनकी वजह से अगर मेरा ये जो मैंने एस्टिमेट लगाया था ये अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, जैसे एक मशीन है जिसकी लाइफ है 5 इयर्स, अब इसका पे बैक पीरियड 8 अगर आ रहा है तो 2 साल हमारे पास में ग्रेस के बचे हुए हैं। कितने फ्लक्चुएशंस, अगर हम एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के एडवाइजर के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि हम पे बैक पीरियड में सेलेक्ट उस मशीन को कर रहे हैं जिसका पे बैक पीरियड कम से कम है, लीस्ट है, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ ना कुछ पोस्ट पे बैक का अमाउंट बचा हुआ है, यानी कि ये हमें लॉस नहीं प्रोवाइड करेगा। अगेन जो सेकेंड आ रहा है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में पर्सन ने हमें एक टारगेट दिया है 10%, तो जब 10% वो टारगेट दे रहा है और अगर मशीन मुझे 8% भी अर्न करके दे रही है, स्टिल आई एम नॉट इन लॉस। तो इन तीनों चारों टेक्निक से अगर हम किसी मशीन को सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें लॉस तो कभी भी नहीं प्रोवाइड करेगी। ये जरूर है कि वो प्रॉफिट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, पर लॉस कभी भी नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस, अनसर्टेनिटीज तो बहुत सारी हैं, क्रैश ही हो जाए, मशीन ही खत्म हो जाए, वो अलग चीज है, पर अगर वो फुल लाइफ लॉन्ग तक उतना काम करेगा तो लॉस हमें नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इन दोनों ही में ही 10% टारगेट है, तो मिनिमम रिटर्न्स तो हमारे कुछ ना कुछ रहेंगे। ऐसा और कुछ टॉपिक से अलग हटके है, अटल पेंशन योजना फेवरेबल है या नहीं? अगर आपको पेंशन्स मिल रही हैं तब तो फिर क्यों करवाना है, पर नहीं मिल रही हैं तो उस सिचुएशन में सही है। उस वक्त नहीं मिल रही थी तब हमने सब्सक्राइब कर लिया, तो अभी 37 की एज है तो वो सब्सक्राइब है अटल पेंशन है ना, तो आज के 20-25 साल बाद मैं मतलब दिस इज माय पर्सनल व्यू कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम अच्छी ही होती है, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं प्रोवाइड करती है, कभी भी नहीं देती है। पैसा भले देर से आएगा पर आता ज़रूर है, और वो नुकसान तो, और पेंशन योजना है यानी कि हम अपने बुढ़ापे के लिए काम कर रहे हैं, तो उस समय इनकम अगर आ रही है तो ठीक है। रिटायरमेंट के बाद 5,000 पर मंथ मिल रहा है, अभी 10,000 पर ईयर जमा करा। हाँ, और कितने टाइम तक आपको जमा करवाना है? उस 4 साल तक ही आप जमा करवाओगे, 60 ईयर्स तक आपको जमा करवाना है उस सिचुएशन में, तब तो कोई कहाँ है। 10,000 साल में ना, 10,000 साल में, हाँ पूरे साल, हाँ, और मिलेगा कितना आपको? 5,000 पर मंथ। क्या घाटा है? 5,000 पर मंथ मिलेगा, यानी कि साल का मिलेगा वो 60,000 हो गया। नहीं, एक साल का 10,000 हो गया। रिटायरमेंट हाँ 60,000। मैडम ये अमाउंट जैसे अगर आप पीपीएफ में भी डालो 30 साल तक, तो उसके बाद जो उसकी मैच्योरिटी बनेगी उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या जाएगा, तो 5,000 भी है अपनी डेथ के बाद वाइफ को भी मिलता है।
तो पैसा ही आपके पास है, आप दोनों की डेथ नहीं हो तो उसके बाद बच्चों को भी मिलेगा। हाँ जो एफडी आपने उसको मैच्योरिटी पे निकाली वो तो फिर बाद में बच्चों को करेगा और उसमें आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आप खुद लीजिए।